नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मिर्जापुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। हमारे संवाददाता एसएन यादव से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने अमेरिका द्वारा भारत को तेल आयात की सीमा तय करने, वर्तमान युद्ध पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, बिहार के अगले मुख्यमंत्री शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के धर्म युद्ध और सपा कांग्रेस नेताओं के मठ में आने जाने जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। मनोज जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में कई घटनाक्रम और हलचलें जारी है और इस पर खुलकर चर्चा जरूरी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष और अन्य स्थानीय घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मिर्जापुर से संवाददाता एसएन यादव की खास रिपोर्ट। देश की राजनीति को लेकर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ विपक्ष नारे और उनके ऊपर हमले हो रहे, जैसा कि देखा गया एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, यहां तक कि इंडिया अलायंस के गठबंधन भी उनके साथ नहीं है। फिर भी देखा जा रहा है कि भारत अमेरिका डील के साथ जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत को रसिया से तेल खरीदने की छूट 30 दिन की दी गई, उसको लेकर विपक्ष काफी तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। उसके साथ बिहार की राजनीति देख रहे हैं। बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करने का प्रयास करती है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म और राजनीति का सियासत चल रहा है, उसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी चल रही। इन सभी मुद्दों को लेकर अब मिर्जापुर में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जी। आइए बात करते हैं इन सभी विषयों पर, किस तरीके से देखते हैं, क्या इनका नजरिया है, क्या वास्तव में जो विरोध हो रहा है, ऐसा विरोध होना चाहिए, ये जनता के पक्ष में है या फिर जनता को सिर्फ ये बरगलाने का एक माध्यम है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार। मनोज जी, जिस तरीके से भारत और अमेरिका डील हुआ और उसको लेकर पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर रही, सरकार के ऊपर तीखे प्रहार करती रही कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, पीएम सरेंडर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है वो देश हित में लिया है। आज भारत पूरी दुनिया में अपनी मजबूती को प्रदर्शित कर रहा है लगातार। आज विश्व के कोई भी देश मोदी के बिना अपना तंत्र, अपना सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं और आपने देखा कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे अधिक फॉलोअर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई मुद्दा नहीं है। कभी डील को लेके पक्ष में बोलेंगे, कभी डील को लेके विपक्ष में बोलेंगे। देश के अंदर की गतिविधियों को विपक्ष के नेता बाहर जाकर दुष्प्रचार करके देश को बदनाम करने का, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारा देश विपक्ष के नेता की गतिविधि को देखते हैं और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस हाशिए पे है। और आने वाले समय में जो भी राज्यों के चुनाव होंगे, कांग्रेस फिर से बुरी तरह पीटेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार बनेगी। मनोज जी, अभी ये मामला दबा ही नहीं था कि एक और प्रकरण आ गया। जिस तरीके से सुर्खियां बटोरी जा रही हैं विपक्ष के द्वारा यह कहकर कि अमेरिका ने भारत को छूट दिया है 30 दिन का रसिया से तेल खरीदने के लिए। विपक्ष ये कह रहा है कि अमेरिका है कौन, आखिर प्रधानमंत्री उनके सामने नतमस्तक क्यों नहीं, खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारी देश के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई है, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई थी। खुद बयान, हमारे आधिकारिक बयान हमारे विदेश सचिव ने दिया था जी। और अभी हमारे कल विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत वो को किससे तेल खरीदे, कब तक खरीदे, कितने में खरीदे, ये कोई देश तय नहीं कर सकता, भारत खुद तय करेगा। कल आधिकारिक बयान आ गया है। तो जब आधिकारिक बयान हमारे देश के विदेश मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है तो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। देश के अंदर सब सिस्टम अच्छा चले। कोरोना काल में भी जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी, ऐसे में भारत पूरे विश्व में 44 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई किया और देश की आर्थिक रूप से कहीं दिक्कत नहीं हुई। लोगों को मिल रहा है खाना, अनाज मिल रहा है खाने के लिए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सुविधा मिल रही है, आवास, शौचालय, सब कुछ हो रहा है।
जैसे पहले था अभी भी हो रहा है, और भारत बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। मनोज जी, जिस तरीके से इस समय युद्ध चल रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का ये रूप ले सकती है, काफी देशों ने उसके पक्ष में विपक्ष में जो भी सही है गलत है उन्होंने स्टैंड लिया। विपक्ष का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। उन्हें सही है तो सही भी बोलना चाहिए, गलत है तो गलत भी बोलना चाहिए। इस पर क्या? देखिए, हम जैसे कार्यकर्ता के लिए इस पे कोई भी बयान देना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो देश की संसदीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ निर्णय जिनको लेना है, जहां वो वार्ता करनी है, जहां बोलना है, वो लोग बोल रहे हैं। इस पे कोई हम कमेंट नहीं कर सकते। मनोज जी, जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में आप लोग एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आए, और जहां जेडीयू आपसे कम सीट थी और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा, और विपक्ष चुनाव के समय से ही कह रही थी कि दुल्हा बनाया गया है सिर्फ नीतीश कुमार को, फेरा कोई और लेगा, और तमाम मुद्दों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, नीतीश कुमार के युग का समापन हो रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जा रहे हैं और वहां के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय है। हम मानते हैं कि वो बिहार का मामला है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जहां आप हैं, आप विधायक हैं, अगर मान लीजिए अगर आप वहां पे विधायक सीट को छोड़ के आप कहीं दूसरी सीट पे जाते तो वहां की जनता और आपके जो मतदाता हैं, आपके जो वोटर हैं, वो अगर ऐसा कहते तो किस नजरिए से इसको देखते आप? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी एक बड़ा नाम है, और मैं तो एक बार संजोग ऐसा कि वो रेल मंत्री थे और राम सकल जी सांसद थे। हम लोग नारायणपुर रेलवे स्टेशन से, उसमें अरोड़ा रोड नाम था, और मिर्जापुर विंध्याचल तक दर्शन करने आए थे। तो जो उनके होता है कि सैलून होता है, माननीय रेल मंत्री को सैलून में बैठ के आते, हमें लगा ही नहीं, बस सादगी उनके अंदर थी और सरल, और सच पूछे तो ईमानदार छवि है उनकी। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में उनका अपना बहुत बड़ा योगदान है। अब किस परिस्थिति में कौन से निर्णय हुए, जेडीयू के अंदर खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बयान दिया कि मैं अब राज्यसभा में जाना चाहता हूं। अब उनके विधायक, स्वाभाविक है कि जब नेता उनसे दूर होकर कहीं और जाता है तो मन में थोड़ा कष्ट होता है। तो उनके अंदरूनी पार्टी का मामला है, वो निर्णय वो करेंगे, किसको आगे बढ़ाना है, किसको आगे रोकना है, क्या करना है, ये उनके पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे हम के नेता हो, ऐसे सब लोग एक साथ एक समूह में खड़े हैं, और विपक्ष बयानबाजी कर रहा है। अभी मैंने कल देखा कि पूर्व के मुख्यमंत्री ने वहां बयान दिया कि नीतीश को यहां से नहीं छोड़ना चाहिए। अभी जब चुनाव चल रहा था तो नीतीश जी के खिलाफ मार बयानबाजी कर रहे थे लोग। अब उन्होंने स्वयं अगर हम निर्णय लिया कि हम अब राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो अब विपक्ष को कोई मुद्दा तो है नहीं, तो मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बातें करके, वो उनका खुद का निर्णय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का न कोई। कौन हो सकता है सीएम? अब ये तो उनके दल के लोग तय करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा बैठ के। हम लोग उस हैसियत में नहीं है कि बता सके कौन सी। क्या अनुमान लगाते हैं? नहीं, कुछ अनुमान नहीं। पार्टी नेतृत्व तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड में बैठ के निर्णय होगा, निर्णय के बाद नाम बता दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो भी नाम होगा वो बिहार की राजनीति में एक अच्छा नाम होगा, जिससे कि, और नीतीश कुमार जी अगर देश की राजनीति में गए हैं तो उनको भी उचित और महत्वपूर्ण सम्मान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देगा, ऐसा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले, उसके पूर्व से जिस जनवरी में मौनी अमावस्या से जिस शंकराचार्य को स्नान न करने देना, वहां पे रोक देना, तब से एक काफी राजनीति और धर्म दोनों का जो समागम था वहां पे कहीं विरोध उत्पन्न होने लगा, और विपक्षी पार्टियां भी कहीं धर्म और राजनीति को आड़े लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगी। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि भगवा वस्त्र पहनकर और कान छिदाकर कोई योगी नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा किया। क्या कहें? मैं श्रीमान अखिलेश यादव जी को ये सुझाव दूंगा कि पहले अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार है,
और हमें लगता है दोबारा जब पुनर्निर्माण हुआ तो 2 साल होने को है। इस 2 साल में अभी तक वो दर्शन करने नहीं गए। बड़ा धर्म के प्रति अगर प्यार है, धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू समाज से हैं, तो पहले जाके भगवान राम के मंदिर का दर्शन करें, तब धर्म के बारे में बात करें। और व्यक्तिगत टिप्पणी वो कर रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार सदन के अंदर जवाब देते हैं, और जवाब ही नहीं देते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को कि उन्हें हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए जिस तरीके से वो रवाना हो चुके हैं वाराणसी से और उन्नाव पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव और अजय राय और धीरेन्द्र शास्त्री भी उनका सपोर्ट करें तमाम तरीके से। किस तरीके से लखनऊ में ये जो उनका ये वहां पे इकट्ठा हो रहे गाय माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए, क्या किस तरीके से आपकी सरकार उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी? देखिए, हमारी सरकार उनको संतुष्ट नहीं करेगी। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को संतुष्ट करने का काम कर रही है। और गाय हमारी माता है, ये हम सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे गौशाला खोले गए, और गौशाला खोलने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया गया। अब 50 रुपया प्रतिदिन गाय के चारा के लिए, खाने पीने के लिए ये दिया जा रहा है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो लोग का नाम आप ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सरकारें उनकी रही और आज तक कभी इन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। अब मुद्दा नहीं है, अब शंकराचार्य जी एक मुद्दा लेके चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे लग गए हैं, तो उनका काम है लगना। भाई साल भर चुनाव बचा है तो मुद्दा विहीन विपक्ष एक मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और समय समय पे जवाब जनता ने दिया है। आने वाले समय में भी जनता जवाब देगी। इन सब को जैसे पहले 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस काम के आधार पर फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मनोज जी, एक अंतिम प्रश्न है। समाजवादी पार्टी 15 मार्च को कांसीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रहे। कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुजन के वोटों को लुभाने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए, यहाँ तक कि मायावती ने भी उनके ऊपर कहा कि वो बहुजन के खिलाफ रहे। तमाम बातें उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का उदाहरण दिया। तो क्या समझते कि अगर ये जो पीडीए दिवस मना रही है समाजवादी पार्टी, तो क्या दलित वोटर उनकी ओर आकर्षित होंगे? समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के अंदर केवल जातिवाद का घिनौना खेल खेल रही है। समाज को बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों ने किया, जो पहले कांग्रेस ने किया, आज कांग्रेस के डुप्लीकेट के रूप में समाजवादी पार्टी खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच कर रही है। और प्रदेश की जनता जानती है, और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जात के लिए नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार के लिए नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में असंख्य विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग काम करते हैं, और यहाँ से निकला हुआ कार्यकर्ता बहुत परखा हुआ कार्यकर्ता होता है और जो समाज को नेतृत्व देता है। और आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सामाजिक क्षेत्रों की, सामाजिक वर्ग की भागीदारी के कारण आज प्रदेश में सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत के आधार पर सरकार चल रही है। तो पीडीए इन्होंने बना के केवल जाति को मजबूत करने का काम किया है। और जाति में भी इनकी जब जब सरकारें रही हैं, आप उठा के देख लीजिए कि किन जातियों को लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से ये वोट पाने के लिए धोखा देने का काम ये कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि इनकी सरकार जब जब रही इस प्रदेश के अंदर, तब तब इन्होंने क्या किया। ये धर्म की बात करते हैं, इनके समय में अयोध्या के अंदर लाखों कार्यसेवक जब पहुंचे तो गोली चलाया, कितने लोग मर गए। धर्म की बात करते हैं, इनके नेताजी जो इसमें नहीं है, उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है महिलाओं के लिए। तो ये सब बात है, अगर बात करेंगे तो बहुत बात है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और
इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। कभी अलग होकर लड़ते हैं, कभी मिल के लड़ते हैं, कभी सपा बसपा मिल के लड़े, कभी बसपा कांग्रेस मिल के लड़ी, कभी सपा कांग्रेस मिल के लड़ी। अब आने वाले चुनाव में फिर से ये सब इकट्ठा हो रहे हैं और केवल एक इनका काम है कि भारतीय जनता पार्टी रोको। और जिस दिन इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, फिर प्रदेश की स्थिति क्या होगी ये जनता जानती है। अराजकता, गुंडागर्दी, जमीन पे कब्जा, बच्चों का अपहरण, ये सब कुछ समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है। तो जनता इनकी सरकारों को बार बार देखी है और इसी का परिणाम है कि पिछले 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो अब इनको कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष जी आज इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न लेते, छोटा सा है। जिले में जिस तरीके से जिलाध्यक्ष का बदलाव हुआ और एक ऐसे जिलाध्यक्ष को लाया गया कि ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो जाति समीकरण को साधने का भी प्रयास किया गया। क्या उम्मीद रखते हैं किस तरीके से नए नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष है कार्यकर्ताओं में और आम जनता में जिस तरीके से जातिवाद की बात कही जा रही है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, क्या किस तरीके से? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मैं पहले भी बोला कि सामाजिक समरसता के आधार पे, सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत और विचार के आधार पे संगठन चलता है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। तो लाल बहादुर सरोज जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनका स्वागत है और वो जिले के मंत्री रहे पार्टी के, आज जिलाध्यक्ष हुए हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ किसी के कोख से नेता नहीं पैदा होता, किसी के वंशवादी व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ जो कार्यकर्ता काम करता है उसे संगठन मौका देता है। उसी के तहत जिलाध्यक्ष के रूप में लाल बहादुर सरोज जी मिर्जापुर में आए हैं और उनका स्वागत है। अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले वो आए और जबरदस्त स्वागत सभी वर्ग के लोगों ने किया। मिर्जापुर के रिकॉर्ड इतिहास में बढ़िया स्वागत हुआ है ये लाल बहादुर सरोज का। तो ये लाल बहादुर सरोज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और ऐसे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जिनके सभी वर्ग में, सभी समाज में, सभी जाति में कार्यकर्ता हैं और सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया। कोई ये नहीं कह सकता जो अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, ऐसे पीडीए जिस पीडीए की बात करें उस पीडीए की भी विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति के लोगों ने आगे आके लाल बहादुर सरोज जी का स्वागत किया। तो लाल बहादुर सरोज जी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया है, स्वागत किया है। हम जाति व्यवस्था के आधार पर काम नहीं करते। विभिन्न विषयों पर अपनी राय देने के लिए तो इस तरीके से आपने देखा कि बिहार की राजनीति को लेकर और चाहे देश की राजनीति को लेकर, चाहे प्रदेश की राजनीति को लेकर जिस तरीके से वक्तव्य दिए गए कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो जब अपने पत्ते खोलती है तो आम जनता भी उम्मीद नहीं करते। और जिस तरीके से बताया गया कि अमेरिका के द्वारा भारत को तेल की 30 दिन के लिए जो छूट दी गई थी खरीदने के लिए, तो उस बात का भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने खंडन किया। और जिस तरीके से शंकराचार्य के विवाद को लेकर लखनऊ पहुंचने वाले हैं शंकराचार्य जी, एक तरफ डिप्टी सीएम उनको वेलकम कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कह दिया कानून सबके लिए बराबर है। तो आने वाला समय बताएगा किस तरीके से ये राजनीति और धर्म का समागम होता है या फिर यह विरोध बना रहेगा।